देश में विचित्र अनुराग शांत रहिए, आपका टर्न हो चुका है। 10 सेकंड जी, समानता की बात में सांप्रदायिकता नजर आती है और संप्रदाय सापेक्ष नियम में धर्मनिरपेक्षता नजर आती है। ऐसा विचित्र उदाहरण आपको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मैरिटल अफेयर, बीवी का अगर बीवी का है तो उसके पति को पता नहीं है, पति का है तो उसके बीवी को पता नहीं है। एक सेकेंड, आपके पास ये आंकड़ा कैसे आ गया सर? ये इसलिए आ गया, आपके पास कैसे आ गया? नहीं, 4 शादियों को लेके है। आप चाहते हैं 4 शादियां रहे? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हिंदुओं को हक दे तो बराबर हो जाएंगे। मैं 4 शादियों का पक्ष में नहीं, विचित्र तर्क है ये, ना ही मैं पक्ष में था, मगर जब देश बदल रहा है तो सब कुछ बदलना चाहिए। मैं इस बात से बहुत आहत हूं कि धर्माचार्य होकर इस प्रकार की बात कहे। अब अगर धर्माचार्य को भी सांस्कृतिक भाषा नजर आती है तो धर्माचार्य होने के ऊपर क्या तुलसीदास से बड़े ज्ञानी हो गया? बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, पूरी रामायण को कवर करेंगे। महाराजा दशरथ के और महाराजा रघु, महाराजा 16,000 इस डिबेट में यूसीसी को लेकर कुछ अलग ही तर्क आचार्य प्रमोद कृष्णन ने रखा। उनका कहना है कि हिंदुओं को भी 4 शादियों का हक दे देना चाहिए अगर मुसलमान इसे बंद करना नहीं चाहते। इस पर सुधांशु त्रिवेदी ने आचार्य प्रमोद कृष्णन को जम के जवाब दिया और कहा कि लानत है ऐसे धर्माचार्यों पर। इसी पे जोरदार बहस हुई। हमारी मंशा बहुत साफ है। क्या है मंशा? स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद बहुत से ऐसे ब्रिटिश की गुलामी की मानसिकता के विरासत के बहुत सी चीजें रह गई थी जिन्हें समाप्त करना जरूरी है। और मैं कोट करना चाहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर ने 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा की डिबेट में जब यह विषय आया तो उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य है इस बात का कि पूरे देश में एक समान कानून क्यों नहीं हो सकता। और उन्होंने याद दिलाया कि यह मुस्लिम पर्सनल लॉ ब्रिटिश कब लाए? 1939 में। यानी कब यह बात हो रही? 48 की। उन्होंने कहा केवल 10 साल पहले पूरे भारत के सारे मुसलमान, यहां तक कि वो इलाके जो अब पाकिस्तान बांग्लादेश में चले गए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सब कॉमन लॉ से गवर्न होते थे। तो यह क्यों नहीं हो सकता? तो ये फूट डालो राज करो की नीति की औपनिवेशिक विरासत को अभी तक लोग ढो रहे हैं और एकात्मता नहीं लाना चाह रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, हम जानते क्यों लाना चाह रहे हैं। एक पुरानी पंक्ति थी कविता की कि उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। उसी की आगे की लाइन है, ना संयम व्यवस्था ना एकात्मता है, भरी है अभी तक मनों में गुलामी। वही राग अंग्रेजियत का पुराना सुनाते बड़े लोग नामी गिरामी। इसीलिए प्रजातंत्र की धार उतरी गगन पे मगर नीर जन सागरों तक न पहुंचा। तो अब मोदी जी के नेतृत्व में प्रजातंत्र की वह धार, वो सबके वो मुक्ति का सूर्य, उसका उजाला क्यों नहीं मुस्लिम बेटियों के पास धार्मिक नहीं है? जेडीयू का फैसला जेडीयू करेगा, आम आदमी पार्टी का फैसला आम आदमी पार्टी वाले करेंगे, शामिल है कांग्रेस पार्टी। इसका कोई जरूरी थोड़ी है। सूचना कपात जुलाई से लट्ठम लट्ठा। अभी बिल लाए नहीं हो, मसौदा तैयार नहीं किया है और हमारी लड़ाई शुरू करा दी अमित जी आपने। लेकिन सवाल इस बात है कि भारत मैंने शुरू कराई। आपका प्रवक्ता कहता है कि उनके मुख्यमंत्री के बारे में एक शराब घोटाले में है, दूसरे को वो शराबी शब्द से नवाज देता है। लड़ाई मैंने शुरू कराई। आपके नेता कहते हैं कि ये अगर गठबंधन में आते नहीं है तो हमें फर्क नहीं पड़ता, लड़ाई मैंने शुरू करवाई। आप बताइए, कमाल की बात है। एक सीधे साधे शरीफ आदमी को बोलने नहीं दे रहे हैं आप। सुधांशु जी भी हमला कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी हमला कर रही है और आप भी मुझ पे हमला कर रहे हैं। एक बेचारे अनुराग भनोरिया जो मेरे बीच में नहीं बोल रहे हैं। ये सबसे सीधी पार्टी वाले हैं। देखिए जुगलबंदी शुरू हो रही है। मुझे पूरा करने दीजिएगा। अरे मैंने तो आपको पूरा मौका पूरा करने दीजिएगा। जी। देखिए, देश के हित के अंदर, देश के हित में अगर बीजेपी या इनकी सरकार कोई ऐसा कानून लाती है जो देश के लिए बड़ा ज़रूरी है तो बिल्कुल हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? ये पता तब चलेगा जब ये बताएंगे कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या घटा रहे हैं और क्या बढ़ा रहे हैं, क्या तोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं। क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, तो इनको स्पष्ट करना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी तो है नहीं, इनकी है। तो अगर ये बताएं कि हम ये तोड़ रहे हैं और ये जोड़ रहे हैं। खबर ये आ रही है कि उद्धव ठाकरे भी साथ इनके खड़े हो रहे हैं। अरे भाई, उद्धव ठाकरे साथ खड़े हो रहे हैं, हम कहां इनके दुश्मन हैं? देखिए, लॉ कमीशन ने सबसे सुझाव मांगे हैं और इस मामले में लॉ कमीशन ने बहुत ओपननेस दिखाई है कि सिर्फ सांसदों से नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, कोई भी आम व्यक्ति, चाहे धार्मिक नेता हो, धर्मगुरु हो या आम व्यक्ति हो, वो अपना सुझाव दे सकता है 14 जुलाई तक। और उसके आने के बाद एक ड्राफ्ट लॉ कमीशन तैयार करेगा।
फिर वो ड्राफ्ट सरकार के पास आएगा, फिर वो पार्लियामेंट में आएगा, जो प्रक्रिया होगी। मगर जो लोग आज इतना कहते हैं, मुझे बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, आचार्य जी बताएं कि जब नेहरू जी हिंदू कोड बिल लाए थे, कितने लोगों से सलाह मशविरा किया था? बताइए डिटेल में ना। नहीं, डिटेल में बताइए ना। सीरियस डिबेट है, बताइए, मैं पूछना चाहता हूं फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिटेल में बताइए कि उस जमाने में कितनों से कंसल्ट किया था, कितने धर्म गुरुओं से कंसल्ट किया था, कितनों की रिपोर्ट है कि बस नेहरू जी उठे, धड़ाक से कर दिया, वो अंबेडकर जी को बाहर कर दिया और लागू कर दिया। सारे हिंदू कमेटीज बनी थी और 16 साल लगे थे। अच्छा, आचार्य प्रमोद किस्म सक्षम है अपनी बात का जवाब देने के लिए। सुधांशु जी का बड़ा अच्छा सवाल है कि नेहरू जी ने किससे कंसल्ट किया था। अरे भाई, जब नोटबंदी की थी तो मोदी जी ने किससे कंसल्ट किया था? जब ये किसान का बिल लाए थे तो किससे कंसल्ट किया था? और जब किसानों का बिल वापस किया तो किससे कंसल्ट किया था? मतलब इन्होंने बहुत अच्छी बात, मतलब इन्होंने मान लिया कि अभी तक कंसल्ट करने की जो बातें कर रहे थे वो सिर्फ नाटक था, क्योंकि आखिर में नेहरू जी ने नहीं कंसल्ट किया था। यह स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। यानी अब जबकि हमारा तो लॉ इन्होंने भी नहीं किया, कर रहा है, मतलब ये तो ये भी नहीं बता सकते किसी के पास लेटर गया हो क्या बीजेपी कर रही है। सारे देश की समस्याओं का जो जड़ है वो नेहरू जी तो है ही, और सारे बिल्कुल है। बहुत अच्छी बात। और कुछ कहना है? वो तंज के नहीं, और कुछ कहना है? सुधांशु जी यही काम कराएंगे देश के पहले प्रधानमंत्री को। सुनिए, मैं आपको याद दिलाता हूं। पर सुधांशु जी, हर चीज नेहरू जी पे कैसे चला जाए? अब मैं जवाब दे रहा हूं। अरे अनुराग भाई, आप तो शांत रहिए, आप हर सवाल में जवाब नहीं दे रहे। अब मैं नेहरू जी की जुबानी उन्होंने यूसीसी के लिए क्या बोला मैं कोट कर रहा हूं। फरमाइए। एक हंगरी के पत्रकार जिनका नाम है टिबोर मोंडे, उनको 1956 में नेहरू जी ने इंटरव्यू दिया, बहुत विस्तार से 3 घंटे का इंटरव्यू, जिसपे उस हंगरी के पत्रकार ने किताब लिखी, नेहरूज व्यू इंडिया इन द वर्ल्ड। उसमें जिस समय समान नागरिक संहिता की बात हुई तो नेहरू जी ने बड़े गर्व से कहा कि हमने हिंदुओं में अब दूसरी शादी अवैध कर दी है, हमने विरासत के नियम निर्धारित कर दिए हैं, महिलाओं को अधिकार दे दिए हैं। अब वो पत्रकार कहता है मुसलमानों के बारे में, तो नेहरू जी का वर्ड है, बकौल नेहरू जी, आई कैन नॉट डेयर टू टच मुस्लिम्स। मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है कि हम मुसलमानों को छू सकें, क्योंकि उनकी अपनी सोच है, अपनी धार्मिक भावना, उनको उनके हिसाब से चलना चाहिए। इसका अर्थ हो गया वो डेयर, हैसियत नहीं वाली बात उस जमाने में भी थी। और उसके बाद वो याद करिए, आरिफ मोहम्मद खान साहब ने बताया था कि राजीव गांधी सरकार के समय में जब उन्होंने शाबानो केस के ऊपर इस्तीफा दिया तो राजीव गांधी सरकार के एक मंत्री ने उनसे कहा कि तुम क्यों इसके खिलाफ खड़े हो? तो आरिफ साहब ने कहा क्योंकि ये मुसलमानों को गर्त में ले जाने वाला काम हो रहा है। तो बकौल आरिफ साहब, उस कैबिनेट मंत्री ने कहा कोट एंड कोट कि अगर मुसलमान गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो उन्हें पड़े रहने दो, तुम क्यों उनको उठाने के लिए निकले हो? तो वही स्थिति है कि इन्होंने पिछले 60-70 सालों में सिर्फ कट्टरपंथी, मैं मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहा, मुस्लिम समाज के कट्टरपंथी तबकों के साथ वोट की तिजारत कर करके, और उस वोट की तिजारत की कंपटीशन में इन दोनों ने लेकर देश का भी नुकसान किया, समाज का नुकसान किया, मुस्लिम समाज का नुकसान किया, और इसीलिए सारी माइनॉरिटीज में सबसे खराब स्थिति में मुस्लिम क्यों? अब आखिरी उस ताबूत में एक कील ठोकना चाहते हैं यूसीसी के बहाने से कि उनकी कल्चरल, उनकी जो शिनाख्त है, उनकी पहचान है, उसे भी खत्म करना चाहती है बीजेपी। लगता कि जो आपको अधिकार है वो मुसलमान महिला को भी अधिकार हो? बिल्कुल है। अगर मुसलमान मर्दों को 3 शादियों का, 4 शादियों का अधिकार है तो मुस्लिम औरतों को भी मिल जाना चाहिए। देखिए, आप करिए फैसला इस बात पे। देखिए, नेशनल हेल्थ, सुनिए, मैं आपके थ्रू देश को बताना चाहता हूं, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 2019 से 21, ये भारत सरकार का सर्वे है, वो ये बताता है कि 1 से ज्यादा जो शादियां हैं वो हिंदुओं में 2.2 हैं और मुसलमानों में 1.9 है। हो जाएगी ना, दोनों के लिए बराबर है ना, हिंदू के लिए भी बराबर, मुसलमान के लिए भी बराबर, सिख के लिए बराबर, ईसाई के लिए भी बराबर। मुसलमान को टारगेट नहीं करना चाहिए ना। तो टारगेट कैसे हो रहा है मुसलमान, बताइए ना। क्या ये फैसला हिंदुओं पे लागू नहीं होगा? करिए ना। क्या ये फैसला, क्या ये कलीमुल हाफिज पे लागू होगा और अनुराग भदौरिया पे नहीं होगा और प्रियंका कक्कड़ पे लागू नहीं होगा? अब आइए, ये तो हिंदुओं में दूसरी शादी इलीगल है, 2.2 कहां से बोल दिया भाई? सर, ये नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे डाटा कहां से आया भाई? डाटा बोल रहा हूं, ये इलीगल डाटा कहां से आ गया मेरे भाई? ये इलीगल डाटा आया कहां से? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हिंदुओं में 2.2 है। अच्छा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज इक्वल मुसलमानों में वो जायज शादी कहलाती है, हिंदुओं में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहलाता है। अच्छा, अब ये एक नई परिभाषा नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे कहता है। शादी कराती हूं। अच्छा, अब आइए सुनिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आंकड़ा थोड़ी देर के अंदर अभी सुनिए, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आंकड़ा हो गया। ये किसने सर्वे करके बताया? कौन बता रहा है कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल? ये आपका नेशनल हेल्थ सर्वे का थोड़ी मैं कह रहा हूं, ये चेक करिए ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बीवी का अगर बीवी का है तो उसके पति को पता नहीं है, पति का है तो उसकी बीवी को पता नहीं है। एक सेकेंड, आपके पास ये आंकड़ा कैसे आ गया सर? ये इसलिए आ गया, आपके पास कैसे आ गया? प्रियंका मुसलमानों की स्थिति के बारे में कहा, बताइए पूरे देश में सबसे ज्यादा ज़कात किस प्रांत के मुस्लिम देते हैं? गुजरात के देते हैं। सबसे बेहतर स्थिति गुजरात के मुसलमानों की है, जहां 25 साल का हमारा शासन है, और जहां पर, और वहां मुसलमानों की जनसंख्या है 8%।
सरकारी नौकरी में है 7.5 से 8%। अच्छा, और वो बंगाल जहां एक दिन हमारा शासन नहीं रहा, मुसलमान है 30%, सरकारी नौकरी में 1.7%। सबसे ज्यादा खाने के लाले पड़े हुए हैं उन राज्यों में जो अपने को कहते हैं कि सेक्युलरिज्म के सबसे बड़े अलंबरदार, बिहार और बंगाल में। और जहां हमारा लंबे समय शासन ना हुआ, सबसे हो गया। लेकिन ये तो फैक्ट है, गुजरात के अंदर 8% मुसलमान, 7% से ज्यादा सरकारी नौकरी के अंदर। तो बीजेपी का शासन जहां 25 साल से, वहां तो मुसलमान बेहतर स्थिति में है। और बंगाल में जहां सेकुलर शासन आप कह रहे हो, वहां पर मुसलमान 30% और नौकरी 1 से 1.5% के पास भी नहीं है। जवाब क्या है इसका? सुधांशु जी ने ये कहा कि साहब हम जो शादी के रीति रिवाज हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा यूसीसी के आने के बाद, जन्म मरण के संस्कारों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि जो सारा लबो लबाब है ये 4 शादियों को लेके है। कुछ हद तक यही समझिए। और क्या, तो 21वीं सदी में नहीं होना चाहिए। कलीमुल साहब एक मतलब ये अभी भी पक्ष में है। ओके, असली समझ नहीं 4 शादियों को लेके है हमेश। आप चाहते हैं 4 शादियां रहे? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हिंदुओं को हक दे तो बराबर हो जाएंगे। नहीं, पर ओफो, कैसे दिल की आरज़ू लबों पे आती है। आखिर में देखिए खरबूजे देख, खरबूजा कैसे रंग बदलता है। अरे भाई मेरी बात सुनो नहीं, ना। तो फिर सुनो ना। इसमें काउंटर सवाल है। फिर यार इतनी देर बाद जी बोलिए आपका हक है। भाई आप उनकी 4 बीबियां रखने का हक छीन रहे हैं ना, और आप चाहते हैं कि इन्हें काट के छोटा कर दे, यहाँ कर दे। तो भाई उन्हें बड़ा तकलीफ हो रही है, तो हिंदुओं को दे दो 4 शादी, तो एकता आ जाएगी, समरसता आ जाएगी। नंबर 1। नंबर तो 2, बीवियों को भी हक दे दो 4 शौहर रखने का। दे दो। ये तो बराबर का दर्जा हो जाए। हिमाचल में है, नॉर्थ ईस्ट में है। इसमें वहां तो क्या तलाक देने का भी हक सुनिए। नहीं है इस्लाम में तो। नहीं, भारत को एक फ्री लाइफ जीने का एक तौर तरीका आ जाएगा। मैं पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूँ, भारतीय संस्कृति में बहुविवाह की प्रथा पहले से थी। महाराजा दक्ष के 27 कन्या थी, 13 कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ। और महाराजा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पिता श्री राजा दशरथ के 3 पत्नियां थीं। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न मैंने ये उठाया कि जब आप 4 बीवियों के लिए ही यूसीसी लाना चाहते हैं तो एक ऑर्डिनेंस ले आओ। जैसे आपने आम आदमी पार्टी की सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का फैसला 1 सेकंड में पलट दिया, तो इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? तो सीधा कहो कि 4 शादियां बैन, बात खत्म हो गई। इसमें इधर अगर मगर लेकिन बट के किंतु परंतु क्यों करना चाहते हो आप? और मैंने ये कहा था कि अगर 4 शादियां प्रॉब्लम है, उनको नीचा मत करो तो इनको ऊपर कर दो। ये मेरा एक तर्क था। वैसे मैं तर्क 4 है, शादियों के कुतर्क पक्ष में है, नहीं हूं। विचित्र तर्क है। ये ना तो ही मैं पक्ष में था, मगर जब देश बदल रहा है तो सब कुछ बदलना चाहिए। मैं इस बात से बहुत आहत हूं कि धर्माचार्य होकर इस प्रकार की बात कहे। राजा दशरथ के 3 रानियों का मतलब क्या 3 रानियां थी? दशरथ जिसने 10 इंद्रियों का रथ रखा, उस सांकेतिक भाषा की बात सांकेतिक भाषा। अब अगर धर्माचार्य को भी सांकेतिक भाषा नजर आती है तो धर्माचार्य होने के ऊपर लात क्या तुलसीदास से बड़े ज्ञानी हो गया? बिल्कुल मैं बोल रहा हूं, पूरी रामायण को आप सवाल करेंगे महाराजा दशरथ के और महाराजा रघु, महाराजा 16,000 एक शाम की शर्मानी चाहिए आपको, धर्माचार्य हो गए चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी जी आपको शर्मानी वाहियात पड़ेगी बात। आप रामायण को आप कल के दिन आप कहेंगे भगवान तुलसीदास को चुनौती देते हैं, पूरी भारत की संस्कृति को कलंकित करना चाहते हैं। क्या बात करते हैं? पुराण कहता, उपनिषद कहता, वेद कहता, कैसी बातें करते हैं? कैसी बातें करते हैं? चलिए पूरी रामायण का रथ हो गए। महाराजा दशरथ के 3 रानियां थी, कौशल से कौशल्या, कैकेयी से कैकेयी और सुमित्रा। क्या उन्हें आप चुनौती देना चाहते हैं? जवाब बताइए 3 ही क्यों थी, 2 या 4 क्यों नहीं? बोलिए धर्माचार्य हो तो बोलो, मैं जवाब दूंगा। बोलिए 3 ही क्यों थी? डिबेट हो रही है, डिबेट हो रही है। धर्माचार्य हो गए, उल्टी सीधी बात रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं। रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं। एक सेकंड। आप रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं। रामायण के खिलाफ आप रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं। आप रामायण के खिलाफ आप रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं। भगवान राम ने- आप पुराणों के खिलाफ बोल रहे आप बोल रहे हैं, बेकार की बात करते हैं। बताइए 3 थी, 2 या 4 क्यों नहीं? अब सुनिए, भगवान के आप रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं। आप रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं। आप इतिहास को बदलना चाहते हैं, पुराणों को बदलना चाहते हैं। एक करके ओके। चलिए राम का अर्थ बताइए, दशरथ का, सुमित्रा का अर्थ बताइए, कौशल्या का अर्थ बताइए। बोलिए कौशल्या का क्या अर्थ है? वो कौशल्या क्या है, सुमित्रा क्या है, तुम बताओ। क्या है? राजा दशरथ और सुनिए के 3 सुमित्रा का ही 2 पत्नियां बेटे क्यों नहीं है? थी। अगर धर्म का पहले बताओ सुधांशु तो जी, बकवास मत पहले करिए। बकवास मत करिए सुधांशु जी। बकवास आप कर पहले रहे हैं। आप सीमा में रहिए। आप सीमा में रहिए। सीमा में रहिए। कह रहे ठीक है, थी, अरे और कमाल है। थी। आप बताओ हिंदू राजा धर्म में दशरथ के 3 3 शादियों का पत्नी थी या विवाह नहीं है। थी? अच्छा, ठीक है। राजा दशरथ के 3 अच्छा, पत्नी थी। मैं- आप रामायण के खिलाफ बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई रामायण के खिलाफ नहीं बोल रहा, कोई किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा। मेरा देखिए- निवेदन है शांति रखिए और एक एक करके अपनी बात को रखिए। आप दोनों मेरे सम्मानित मेहमान हैं। पहले दोनों तो पता दोनों नहीं क्या वरिष्ठ उन हैं, जरूर दोनों वरिष्ठ। बातें करने लगे कि 4 बीबियां रख दो, फिर कहने लगे भारतीय संस्कृति में होता था, कुछ भी आए बाय साहब बोलने लगते।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समान नागरिक संहिता का मुद्दा छेड़ने के बाद सभी सियासी दलों को अपनी रणनीति स्पष्ट करने के लिए मजबूर कर दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए देश के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस अब इस मामले पर मंथन करेगी। कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ में बैठक होने वाली है। समान नागरिक संहिता पर चर्चा के लिए कानून एवं न्याय पर आधारित संसदीय स्थायी समिति की 3 जुलाई को बैठक बुलाई गई है। सोनिया गांधी के आवास पर बुलाई गई बैठक में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई बड़े नेताओं के शिरकत करने का अनुमान है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने इसका समर्थन किया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की सरकार के मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने इसका समर्थन कर सबको चौंका दिया है। उधर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। यह मीटिंग करीब 5 घंटे तक चली। कहा जा रहा है कि इसमें समान नागरिक संहिता के मामले में लंबा मंथन हुआ। इस मीटिंग में होम मिनिस्टर अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद थे। मंगलवार को ही भोपाल में एक आयोजन में पीएम मोदी ने समान नागरिक संहिता को लाने की वकालत की थी और उसके बाद हुई यह लंबी मीटिंग अहम मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में समान नागरिक संहिता को लागू करने के तरीके और उस पर आगे कदम बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा हुई है। मोदी सरकार के इस कदम से एकजुट होते विपक्ष के बीच दरार पैदा कर दिया है। जहां कुछ विपक्षी दल यूसीसी के विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी शिवसेना यूपीटी इसके पक्ष में नजर आए हैं। हालांकि विपक्षी नेताओं ने इस बात का भरोसा दिलाया है कि यूसीसी 23 जून को पटना में मीटिंग के दौरान बनी एकजुटता पर असर नहीं डाल पाएगी।